हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 2 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उसको क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएस T20 लीग के तहत मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन कहां पर हुआ? इसका पहले संस्करण का आयोजन 2023 में अमेरिका के टेक्सास नामक शहर में हुआ इसका आयोजन, और इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। यदि पूछे इसके विजेता कौन है, MI न्यूयॉर्क इसके विजेता हैं, और इसके कप्तान कौन थे? निकोलस पूरन इसके कप्तान थे। और इसके मालिक कौन है? मालिक है रिलायंस कंपनी, जो इंडिया विन नाम से है। रिलायंस कंपनी इसके मालिक है। तो जो मेजर लीग क्रिकेट के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन है? MI न्यूयॉर्क, कप्तान निकोलस पूरन, और इसका आयोजन हुआ टेक्सास अमेरिका में। अब हम देख लेते हैं कुछ लेजेंड ऑफ क्वेश्चन जो पहली बार ही हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण खिताब। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 2023 में जयपुर के राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, और विजेता कौन बने? महाराष्ट्र इसके विजेता बने। नेक्स्ट है हमारा महिला प्रीमियर लीग के पहली बार आयोजन कब हुआ? 2023 में, और इसके विजेता टीम कौन थी? मुंबई इंडियंस, और इसके कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। यदि पूछे महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना, जिसको RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी। न्यूयॉर्क में ही UNO का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPL 2023 के फेयर प्ले का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? दिल्ली कैपिटल्स को, और इसकी विजेता टीम कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। ऑरेंज कैप किसने जीता? शुभमन गिल ने, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने जीता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच एक समझौता हुआ है, उस समझौते का नाम क्या है? इंडिया स्टैक साझा एक समझौता हुआ है जो MITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच इंडिया स्टैक साझा समझौता। इसके तहत डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की है? UPI ने, और UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें बायोमेट्रिक पहचान ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और डिजिटल लॉकर इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके उद्देश्य डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। जो यह समझौता हुआ है इंडिया स्टैक साझा, यह समझौता हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के साथ हुआ है, लेकिन पहले भी भारत ने अन्य देशों के साथ यह समझौता कर लिया है। उनके नाम क्या क्या हैं? आर्मेनिया, सीसरा लियोन, सूरीनाम और बारबुडा। इन देशों के साथ भारत ने पहले ही इंडिया स्टैक साझा समझौता कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री को 5 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वे देश कौन कौन से हैं? वे देश हैं पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। और हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसको दिया गया? रतन टाटा को। और जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको हाल ही में सूरीनाम का कौन सा पुरस्कार मिला है? द येलो स्टार पुरस्कार मिला है। अब हम देख लेते हैं कुछ लेजेंड ऑफ क्वेश्चन। वंदे भारत ट्रेन निर्माण हेतु समझौता हाल ही में किस देश की कंपनी के साथ हुआ है? एल्स्टोम कंपनी फ्रांस के साथ हुआ है। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर यानी कि विदेशी कैंपस, विदेश की धरती पर स्थापित पहला कैंपस कौन सा बना है? IIT दिल्ली का UAE में। और IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर आयोजित हुआ, स्थापित हुआ? जंजीबार तंजानिया में।
जंजीबार को क्लोव आइलैंड यानी कि लौंग का आइलैंड भी कहा जाता है। आईआईटी मद्रास की जो पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया गया उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? प्रीति अगलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीआई टैग से संबंधित। चलिए तो हम देख लेते हैं जीआई टैग का इतिहास क्या है। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक। और यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका अधिनियम कौन सा है? 1999 का। और यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु, जिसके पास 58 जीआई टैग्स हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा है जिसके पास सर्वाधिक जीआई टैग हैं? दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। हाल ही में तमिलनाडु के 3 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। और वर्तमान में तमिलनाडु के पास 58 जीआई टैग हैं जो सर्वाधिक जीआई टैग्स हैं। देरी नामकट्टी जो हाई सिलिकेट खनिज से बनी मिट्टी है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी मेटा केला, इस केले का मुंह मगरमच्छ की तरह है इसलिए इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है। इसको भी कन्याकुमारी के केले को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चेदी बट्टा साड़ी जो हथकरघा साड़ी है इसको भी जीआई टैग दिया गया। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों से संबंधित जीआई टैग जो हाल ही में प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा के चमड़े का जूता, इसको भी जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, कश्मीर का मुस्तबुद्जी चावल, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगरा का चमड़े का जूता, राजस्थान नाथद्वारा पिछवाई पेंटिंग और कश्मीर का चावल, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और जम्मू कश्मीर की चिकरी लकड़ी शिल्प, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और गोवा का बैंगन सब्जी फसल, इसको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया। अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग जो 2023 में प्रदान किए गए। अमरोहा का ढोलक किस राज्य का जीआई टैग है? उत्तर प्रदेश का। बनारस का पान उत्तर प्रदेश राज्य। रामनगर का बैंगन उत्तर प्रदेश राज्य। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश राज्य। सुंदरजा का जीआई टैग, सुंदरजा का आम का जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के रीवा जिले को। ओथुर पान पत्ते का जीआई टैग मिला थूथुकुडी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बस होली पेंटिंग का जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर को। कम्बम अंगूर का जीआई टैग मिला तमिलनाडु राज्य को। नागरी दुबाराज चावल का जीआई टैग मिला छत्तीसगढ़ राज्य को। इसाद आम का जीआई टैग मिला कर्नाटक राज्य को। और हाल ही में किसको मिला है? जो तमिलनाडु के 3 हैं, जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी का मेटा केला और चेदी बट्टा साड़ी, इनको जीआई टैग मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार रोड्स प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार रोड्स प्रोजेक्ट को बिहार राज्य में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य सड़कों को अपग्रेड यानी कि रख रखाव करना है। और इस सड़कों को अपग्रेड करने के लिए हाल ही में $295 मिलियन की सहायता किसके द्वारा दी गई? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके द्वारा जो सहायता दी जाएगी उसके तहत 265 किलोमीटर तक की सड़कों का रख रखाव किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसमें कुल देश कितने? 68। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है जिसको एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और यह ब्रिक्स देशों की बैंक है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और इसमें हाल ही में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र शामिल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई।
और इसका 9वां सदस्य हाल ही में कौन सा बना है? ईरान। 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा एनडीबी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। और इसमें हाल ही में नवीनतम देश शामिल कौन हुआ है? मिस्र। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। और नवीनतम कौन सा? 20वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इन्होंने देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की है? जमशेदपुर, झारखंड में। जमशेदपुर, झारखंड में जो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है उसको स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें हाइड्रोजन ईंधनों जो इंजन है उनको तैयार किया जाएगा। और इसमें किसकी सहायता, कौन सी कंपनी सहायता करेगी? जो टाटा कंपनी की सहायक कंपनी है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा सहायता की जाएगी। तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? जमशेदपुर, झारखंड राज्य में। अब हम देख लेते हैं झारखंड से संबंधित ललन टॉप क्वेश्चन। झारखंड में कौन सा मेला होता है? श्रावणी मेला। और इसमें सरहुल फेस्टिवल भी संबंधित है। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट रेल कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड राज्य में। ये थे झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कितने हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम और 1H3 का नाम है ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम 3 समस्थानिक किसके हैं? हाइड्रोजन के। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक क्रायो से मिलकर बना है। क्रायो का मतलब है अति न्यून ताप यानी कि वेरी लो टेम्परेचर। और क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या है? जो अति न्यून ताप पर काम करने वाला इंजन होता है उसको। और इसमें हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या था? C-25। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई? झारखंड में, 3री पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसकी सहायता किसने की? सोवियत संघ के द्वारा इसकी सहायता की गई। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन यानी कि 1H2 + 1H2 = 2He4 यानी कि 2 हीलियम बनाते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भूपेंद्र यादव किसके मंत्री हैं? पर्यावरण मंत्री हैं। और हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों की G20 की 4थी बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ था? पर्यावरण समूह के 4थी बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। और हाल ही में चेन्नई में एक पहल को लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या है? RECEIC यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कोलिशन। इस पहल को शुरू किया गया है। तो इस पहल को कहाँ पर शुरू किया गया? RECEIC पहल को कहाँ पर लॉन्च किया गया? चेन्नई में, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अर्थात जो हमारे पास संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। और जो वेस्ट बच जाते हैं, वेस्ट करते हैं, उसको वेल्थ बनाना चाहिए। वेस्ट को रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस मीन्स कम उपयोग, रिसाइकिल दोबारा उपयोग इत्यादि करना चाहिए। G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। और इंडिया कब से कब तक अध्यक्ष है? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और इसकी थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। इसके शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत, जो हम बहुत ही बार रिवाइज कर चुके हैं और यह हमको याद भी हो गया होगा। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बैठकें। G20 की पहली शेरपा की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर, राजस्थान में। और G20 की पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। G20 के 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। जो 19वां सम्मेलन होगा 2022 में किसने की? इंडोनेशिया, बाली में। 2023 में किसने की? इंडिया के द्वारा। G7 के 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। आई फ्लू के वायरस का नाम क्या है? एडिनो वायरस, जो हाल ही में बहुत ही भयानक तरीके से फैली हुई डिजीज़ है, आई डिजीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के द्वारा हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी किया गया है। उसके तहत भारत में डिजिटल भुगतान के मामले में कितनी ग्रोथ दर्ज की गई है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई के अनुसार मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच जो डिजिटल भुगतान की ग्रोथ है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 13.24%, यानी कि 13.24% की वृद्धि हुई। और इसमें इस वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किसका है? यूपीआई का, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का महत्वपूर्ण योगदान है। जो यह भुगतान सूचकांक जारी किया गया इसका आधार वर्ष क्या है? 2018। और इसको कब से शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2021 से इसको शुरू किया गया था। अब हम देख लेते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आरबीआई इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन कमीशन यानी कि शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और यदि क्वेश्चन पूछे इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। और पीस इंडेक्स में भी भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। और इसको जारी कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38। और जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है। और इसमें रैंक कितनी है? 161। हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा देश में पहली बार प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई। और इस योजना में क्या होगा? इसमें जो पेड़ की आयु 75 वर्ष से अधिक है उस पेड़ को 2500 रुपये की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाएगी। और यह राशि उनके सीधे ही अकाउंट में डाल दी जाएगी। जिनके घर में 75 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु का पौधा है उन जो पौधे का मालिक है उसके अकाउंट में 2500 रुपये वार्षिक पेंशन डाली जाएगी। और इस योजना का नाम है प्राण वायु देवता। प्राण वायु देवता मीन्स जो प्राण वायु होती है ऑक्सीजन को देने वाला देवता होता है उसके लिए यह योजना शुरू की गई है, अर्थात पेड़ पौधों से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? राखीगढ़ी हिसार में। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद हिसार में। जो शवपोशी होते हैं पादप वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरित की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा CO2 और H2O जब आपस में मिलती हैं पर्णहित में और प्रकाश की उपस्थिति में तो वे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक धातु भी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसमें CO2 इनपुट की जाती है और आउटपुट होती है O2, यानी कि CO2 ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। एक क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? CO2। जब भी श्वसन होगा चाहे वो पादप करें या जंतु, श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाएगी और उत्सर्जित की जाएगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी की जाती है। और इसमें पेड़ की आयु कैसे पता लगाई जाती है? जो पेड़ का तना होता है, रिंग होते हैं, उसमें वल्लियों को काउंट किया जाता है, जो छल्ले होते हैं उनको काउंट करके पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई UGC विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग के द्वारा 1994 में। और हाल ही में इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि जो NAAC है वो क्या है। NAAC इसका कार्य क्या है? उच्च शिक्षण संस्थान है जो उनको ग्रेड प्रदान करना और उनका मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी हाईएस्ट ग्रेड कौन सी है? A++। इसकी हाईएस्ट ग्रेड है और स्थापना हुई 1994 में।
नाक नाक किस वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गणेशन कन्नाबिरन। कन्ना से कान, कान और नाक दोनों पास पास रहते हैं, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। नाक का जो हेड है वो कौन है? कान, यानी कि गणेशन कन्नाबिरन इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। चलिए तो हम कुछ लर्न टॉप क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। टीवी नरेंद्रन किस संस्था के सीईओ बने हैं? टाटा स्टील। प्रवीण सूद सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। जगदीश कुमार कौन है? यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का आयोजन किया गया। वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और इसकी विजेता टीम कौन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम इसकी विजेता बनी है, स्पेन को हराकर। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? स्विता पुनिया। तो टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? भारतीय हॉकी टीम, कप्तान स्विता पुनिया। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और इसमें विजेता टीम कौन सी रही? जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज पदक जीता 41 वर्ष के बाद। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? 48वीं। और इसमें पदक कितने जीते? 1 2 का 4, यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और 4 ब्रॉन्ज में से 1 ब्रॉन्ज हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया? जो रायबरेली का स्टेडियम है उसका नाम रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनके सम्मान में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख का पारकाचिक ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है। और इसके पिघलने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। तो पिघलने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चर्चित किया है और जो भी हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ही हमने यहाँ चर्चा की है। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उसको क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।